हेलो व्यूवर्स, आ गई हूँ मैं आज आप सबके लिए लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक सेकेंड ईयर के थ्योरी पेपर के क्वेश्चंस के साथ। इसमें 40 क्वेश्चन हैं जिसमें सारे ही क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखें, इसको एनालाइज करें, समझें। इस क्वेश्चन जितने भी मैंने दिए हैं सबको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। इस वीडियो को अंत तक देखें, सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें और एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दें। आइए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है पूछा गया है, जब 8051 वेकअप होता है तो 0x00 किस रजिस्टर पर लोड किया जाता है। तो 8051 क्या है? 8051 एक 80 पिन माइक्रो कंट्रोलर है और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इसके आर्किटेक्चर से पूछा गया है। तो जब भी हम 8051 को ऑन करते हैं, वेकअप होता है जब वो, तो 0x0 जो एड्रेस दिखाया गया है प्रोग्रामिंग एड्रेस, वो जाके प्रोग्राम काउंटर पे जाके लोड किया जाता है। यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ SP ये गलत है, इसमें आंसर क्या हो जाएगा? प्रोग्राम काउंटर, क्योंकि जो अप कोड होता है, जो प्रोग्रामिंग हम लोग करते हैं उसका पहला जो कोड होता है अप कोड, वो जाके बर्न होता है और ये जाके वहाँ कहाँ सेव हो जाता है? प्रोग्राम काउंटर पे। नेक्स्ट है LVDT सेकेंडरी वाइंडिंग का उपयोग डैश भाग में करता है। तो सबसे पहले हम जान लेंगे LVDT क्या है। तो LVDT का फुल फॉर्म होता है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। ये सबसे कॉमन ट्रांसड्यूसर होता है जो लीनियर मोशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इसमें एक प्राइमरी वाइंडिंग और 2 सेकेंडरी वाइंडिंग होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वैन का विस्तार कीजिए। तो वैन क्या होता है? ये नेटवर्किंग का क्वेश्चन है, पूछा गया है वाइड एरिया नेटवर्क। इससे अक्सर देखा गया क्वेश्चन पूछा जाता है वैन, लैन, मैन, इसका फुल फॉर्म। तो वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, लैन हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क, मैन हो जाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसमें वैन पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से किसमें विशिष्ट रूप से थर्मल शॉक क्रैश की संभावना होती है जिसका कारण तापमान में तेजी से होने वाला अतिशय बदलाव है। तो जब भी टेम्परेचर में ज़्यादा बदलाव होता है, अचानक से तापमान बढ़ने के कारण कैपेसिटर क्या होता है? बर्न हो जाता है और वो काम करना बंद कर देता है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जिस पे इफेक्ट पड़ता है वो किस पे पड़ता है? इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, सिरामिक कैपेसिटर है, कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, पेपर कैपेसिटर है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो थर्मल शॉक क्रैश की संभावना होती है वो किस में होती है? इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में। तो 4 का आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में सामान्य रूप से निम्न का पावर फैक्टर होगा। तो एक बात पहले आप लोग ये जान लीजिए कि जितने भी इंडक्शन मोटर हैं सबका ही जो आपका ये होता है वोल्टेज और करंट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, तो करंट हमेशा लैग करता है वोल्टेज से और वो भी 90 डिग्री के साथ लैग करता है और इसका पावर फैक्टर कितना हो जाता है? हमेशा यूनिटी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? यूनिटी। कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में पावर फैक्टर यूनिटी हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश मॉड्यूल सोल्डरिंग की प्रक्रिया है जिसमें सोल्डरिंग की जाने वाली धातु के अणुओं के साथ संयोजन स्थापित होता है। ऑप्शन है सोल्डरिंग, डिसोल्डरिंग, वेटिंग, टैनिंग। तो डैश मॉड्यूल्स हो, तो सोल्डरिंग में जो धातु में जब अणु क्या होता है, पहले हम जानेंगे सोल्डरिंग। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को जोड़ते हैं, वही सोल्डरिंग कहलाता है। तो इसमें जो ऑप्शन है सोल्डरिंग, डिसोल्डरिंग तो होगा नहीं, क्योंकि डिसोल्डरिंग में हम लोग क्या करते हैं? कंपोनेंट्स को फिर अलग कर लेते हैं उसके बेस से। नेक्स्ट है वेटिंग और उसके बाद है टीनिंग। टीनिंग में क्या होता है? जो सोल्डरिंग आयरन होता है उसके टिप पे हम लोग सोल्डर लगाते हैं, फिर सोल्डरिंग करते हैं। तो जैसा तो पूछा गया नहीं, ये पूछा गया है कि अणुओं के साथ संयोजन स्थापित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वेटिंग। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें वेटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस टेस्ट का नाम बताइए जिसका उपयोग किसी सर्किट के लिए पता लगाने के लिए किया जाता है कि इसमें धारा का प्रवाह हो रहा है या नहीं। तो इसमें ऑप्शन है कंटिन्यूटी टेस्ट। हम लोग को पता है कंटिन्यूटी टेस्ट का हम लोग इस्तेमाल किस में करते हैं? अगर वायर चेक करना है तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? कंटिन्यूटी टेस्ट। दोनों सिरे में लगाएंगे, चेक कर लेंगे, अगर आवाज़ करता है, बीप साउंड होगा तो मतलब वायर ठीक है। दूसरा है PCB टेस्ट, तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड टेस्ट भी इसमें काम आएगा नहीं। नेक्स्ट है पावर टेस्ट, ये भी नहीं होगा। तो इसमें जो हम लोग करंट मेजर करते हैं किससे करते हैं? एमीटर से करते हैं। तो एमीटर से ही इसको हम लोग चेक कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में एमीटर कहीं है? नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है 8052 माइक्रो कंट्रोलर में होती है। तो 8052 माइक्रो कंट्रोलर भी 8051 फैमिली में ही आता है। ये भी एक 40 पिन IC होता है जिसमें 8 KB का जो है वो
मेमोरी होता है, इसमें 3 टाइमर होता है और 256 बाइट का डेटा मेमोरी होता है। नेक्स्ट है सिंगल डिजिट 7 सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले में कनेक्शन पिन होती है। तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले जो है वो क्या होता है, 10 पिन आईसी होता है, जिसमें एलईडी डिस्प्ले के लिए जिस पिन का इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, 8 पिन। तो पिन नंबर 8 का इस्तेमाल करेंगे एलईडी डिस्प्ले को दिखाने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से क्या ट्विस्टेड पेयर केबल होता है। तो पहले हम जान लेंगे कि ट्विस्टेड पेयर केबल जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हम लोग किस में करते हैं, लैन में करते हैं। जब भी कंप्यूटर नेटवर्क में लैन का उपयोग करना होता है तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, ट्विस्टेड पेयर का। और ट्विस्टेड पेयर क्या है, यूटीपी और एसटीपी। इसमें यूटीपी क्या होता है, अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर, और एसटीपी होता है सील्ड ट्विस्टेड पेयर। जिसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी एंड सी दोनों। नेक्स्ट है स्टार्टिंग करंट को सीमित करने के लिए आवश्यकता होती है। तो जब भी हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते हैं तो किसका इस्तेमाल करते हैं, स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं। और स्टार्टर क्या करता है, सावधानीपूर्वक उसको स्टार्ट करने के काम में आता है। तो इसमें जो करंट है, ताकि करंट ज़्यादा ना हो जाए, उसको सीमित रखने के लिए किसका उपयोग करेंगे, स्टार्टर का इस्तेमाल करेंगे। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा, स्टार्टर। नेक्स्ट है निम्न में से किस कंपनी ने 8051 सीरीज़ के माइक्रो कंट्रोलर का उत्पादन किया था। तो 8051 सीरीज़ का जितना भी माइक्रो कंट्रोलर है सबका उत्पादन किसने किया है, एटमेल ग्रुप ने। तो एटमेल ग्रुप के द्वारा ही 8051 को बनाया गया है। इसमें आंसर दिया हुआ है ये दोनों, एटमेल और फिलिप्स, लेकिन फिलिप्स ने नहीं बनाया है, किसने बनाया है, एटमेल ने। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, एटमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है थर्मोकपल का वह कौन सा छोर होता है जो रेफरेंस पॉइंट प्रदान करता है। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि थर्मोकपल क्या है। तो थर्मोकपल क्या होता है, ये एक प्रकार का जो है वो ट्रांसड्यूसर होता है। और ये क्या करता है, टेम्परेचर मेज़र करने के काम में आता है और ये टेम्परेचर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, और इसमें 2 छोर होता है, जिसमें से जो रेफरेंस पॉइंट प्रदान करता है वो कौन करता है, कोल्ड या रेफरेंस पॉइंट। तो कौन सा छोर हो जाएगा इसका आंसर, कोल्ड या रेफरेंस पॉइंट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 14 नंबर। इसमें पूछा गया है 14 नंबर में उस स्विच का नाम बताइए जिसे सील्ड ग्लास एनवलप में अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा परिचालित किया जाता है। तो स्विच का नाम बताना, इसमें ऑप्शन है सोलेनॉइड, रिले, आर्मेचर, रीड स्विच। तो सोलेनॉइड क्या होता है, पहले मैं जानते, तो सोलेनॉइड क्या होता है, ट्विस्टेड केबल रहता है जिसमें अगर हम लोग उसको डीसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। दूसरा है रिले, तो रिले क्या होता है, एक मैकेनिकल स्विच है। तीसरा है आर्मेचर, चौथा है रीड स्विच। तो जो मैग्नेटिक फील्ड में जब प्रचालित किया जाता है उसका आंसर क्या हो जाएगा, रीड स्विच हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रीड स्विच। नेक्स्ट है निम्न में से किस लोकल एरिया नेटवर्क प्रोटोकॉल का सर्वाधिक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। तो जो लोकल नेटवर्क एरिया होता है लैन, उसमें हम लोग सबका ही इस्तेमाल करते हैं, मतलब टोकन रिंग का भी, टोकन बस का भी, इथरनेट का भी। लेकिन जिसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं वो क्या है, इथरनेट है। नेक्स्ट है फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे एक अर्धचालक डिवाइस होती है जिसमें डैश कहलाने वाले प्रोग्रामेबल लॉजिक कंपोनेंट होते हैं। तो फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे जो एक डिवाइस है, सेमीकंडक्टर डिवाइस है, प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ करते हैं। और जो मेन कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, लॉजिक गेट्स होता है। तो लॉजिक गेट का ही यूज़ करके हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, इसके लॉजिक कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, जितना हम लॉजिक गेट पढ़ते हैं उसका। नेक्स्ट है कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर मूल रूप से। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता क्या है। तो सिंगल फेज में क्या होता है, एक ही वाइंडिंग इसमें रहता है जिसके कारण ये खुद से स्टार्ट नहीं हो पाता। तो हम लोग कैपेसिटर की से हेल्प से और बहुत कुछ का हेल्प से इसको हम लोग सेल्फ स्टार्ट बनाते हैं। तो कैपेसिटर स्टार्ट या कैपेसिटर रन जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है, कौन सा होता है, डीसी सीरीज मोटर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डीसी सीरीज मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एएम की तुलना में एसएसबी का क्या लाभ है। तो एएम क्या, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एसएसबी है सिंगल साइड बैंड। तो होता क्या है, एसएसबी बैंड विथ को, मतलब जो बैंडविड्थ रहता है इनपुट का सेम ही आउटपुट में दे देता है। लेकिन एएम क्या करता है, इसका जो मार्जिन होता है, जो भी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी का, उसको दुगुना करके तब जाके आउटपुट बैंडविड्थ में देता है, जिसके कारण इसकी जो फिडेलिटी होती है वो ज़्यादा नहीं हो पाती। लेकिन एसएसबी की जो फिडेलिटी होती है, जो रेंज होता है, वो क्या होता है, काफ़ी अच्छा होता है। इसीलिए एएम की तुलना में एसएसबी का लाभ है बेहतर फिडेलिटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18 का, बेहतर फिडेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एएम में मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू डैश के मध्य होती है। तो सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता क्या है।
तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स से हम ये पता लगाते हैं कि अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल जो है वो कितना एक्सटेंड हुआ है। और AM जो होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इसमें इसका रेंज क्या होता है 0 और 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 0 और 1। नेक्स्ट है 20, ट्रांसमिशन मीडिया डैश लेयर के नीचे होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कोएक्सियल केबल से। तो कोएक्सियल केबल में क्या होता है, सबसे अंदर कोर रहता है, उसके ऊपर एक फिजिकल लेयर रहता है डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ट्रांसमिशन मीडिया, क्योंकि जो कोर होता है उसी से हम लोग ट्रांसमिशन करते हैं। तो ट्रांसमिशन मीडिया हो गया कोर, और उसके जस्ट नीचे क्या रहेगा फिजिकल लेयर। तो 20 का आंसर हो जाएगा फिजिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 21, कूलिंग प्रक्रिया के दौरान पीस की गति या अपर्याप्त तापमान के परिणाम स्वरूप होने वाला कमजोर सोल्डर कनेक्शन क्या होता है। तो कूलिंग प्रक्रिया के दौरान जो कोल्ड सोल्डर, जो कमजोर कनेक्शन हो जाता है, हम लोग क्या कहते हैं कोल्ड सोल्डर जॉइंट कहते हैं। इसमें क्या होता है प्रॉपरली वो मतलब जो हम लोग सोल्डरिंग करते हैं वो होता नहीं है, और जो कंपोनेंट्स है उसके बाहर निकलने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिक्सर को डैश नाम से भी जाना जाता है। तो जो मिक्सर होता है उसको हम लोग कन्वर्टर के नाम से भी जानते हैं। जब भी हम लोग रेडियो सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं तो हम लोग कैरियर सिग्नल में मॉड्यूलेटेड सिग्नल को मिक्स करते हैं, उसके बाद ही इसको ट्रांसमिट करते हैं, तो हम लोग मिक्सर का इस्तेमाल करते हैं। तो मिक्सर क्या है, एक प्रकार का कन्वर्टर भी है। नेक्स्ट है 23, डुअल ट्रेस के डैश मोड में CRO चैनल 1 और चैनल 2 सिग्नल अल्टरनेट स्वीप्स पर ट्रेस किए जाते हैं। डुअल ट्रेस में क्या होता है कि एक ही सिंगल इलेक्ट्रॉन बीम से 2 ट्रेस को हम लोग जनरेट कर सकते हैं, और वो किस मोड में होता है ALT मोड में इसको हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है 24, डैश केबल में एक आंतरिक कॉपर कोर होती है और दूसरा कंडक्टिंग बाहरी आवरण होता है। तो कोएक्सियल केबल एक ऐसा होता है जिसमें क्या होता है कोएक्सियल केबल में कोर रहता है जो कॉपर का बना रहता है, और ऊपर से इसमें कंडक्टिंग बाहरी आवरण भी चढ़ा रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोएक्सियल केबल में, क्योंकि ट्विस्टेड पेयर में ऐसा नहीं होता, इसमें बहुत सारा 8 तार जो है आपस में ट्विस्टेड रहते हैं, तो ये आंसर होगा नहीं। तो इसका आंसर क्या, ऑप्टिकल फाइबर में भी ऐसा नहीं होता, इसमें कोर क्लैडिंग होता है। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा कोएक्सियल केबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस ग्लू का नाम बताइए जिसका प्राथमिक रूप से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को हम लोग क्या करते हैं जोड़ते हैं PCB के साथ, या जैसा हम लोग को काम होता है उसके अकॉर्डिंग उसको हम लोग जोड़ते हैं बेस में। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कंडक्टिव एडहेसिव, कोहेसिव एडहेसिव, सोल्डर, उपरोक्त सभी। तो हम लोग एडहेसिव का तो प्रयोग करते ही हैं, जो ग्लू जो जोड़ने के काम में आता है एडहेसिव, और सोल्डरिंग के भी हेल्प से हम लोग कंपोनेंट्स को जोड़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, स्प्लिट फेज मोटर द्वारा उत्पन्न टॉर्क डैश के समानुपाती होता है। तो पहले हम लोग जान लेंगे कि टॉर्क क्या होता है। तो टॉर्क क्या होता है, एक प्रकार का घूर्णन बल होता है जो क्या करता है मशीन को उसकी धुरी पर घुमाने के लिए काम आता है। और स्प्लिट फेज में क्या होता है कि जो टॉर्क उत्पन्न होता है वो किसके समानुपाती होता है, IM तथा IS के जो साइन एंगल होता है उसके बराबर, जिसमें IM क्या है, IM हो जाता है जो वाइंडिंग मेन वाइंडिंग होता है उसमें जो करंट फ्लो करता है वो, और IS होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग के टाइम जो करंट फ्लो करता है वो। तो इन दोनों के मध्य जो साइन एंगल बनता है टॉर्क, उसी के ये समानुपाती होता है। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप डैश पर आधारित वेव फॉल्स का ग्राफ डिस्प्ले करती है। तो CRO जो होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, उसमें क्या होता है कि करंट से ही जितना भी ग्राफ डिस्प्ले करती है वो किसके आधार पर डिस्प्ले करती है, करंट के आधार पे, कि करंट का कैसा नेचर है, साइनोसॉइडल है, ट्रायंगुलर है। तो जैसा भी उसका नेचर होता है उसके अकॉर्डिंग ही उसका ग्राफ CRO के स्क्रीन पे डिस्प्ले किया जाता है। तो 28 का आंसर हो जाएगा धारा। नेक्स्ट है 29, निम्न में से कौन सा सर्किट डिफ्लेक्शंस के 2 टाइप्स को सिंक्रोनाइज करने के लिए प्रदान किया जाता है जिससे हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन CRO में इनपुट वर्टिकल सिग्नल के समान बिंदु पर स्टार्ट होता है। तो इसमें ऑप्शन है ट्रिगरिंग सर्किट, स्वीप सर्किट, एम्पलीफायर सर्किट, इनमें से कोई नहीं। तो जो पहले हम लोग बात करते हैं ट्रिगरिंग सर्किट, तो ट्रिगरिंग सर्किट ही इसका आंसर है, क्योंकि ट्रिगरिंग सर्किट क्या करता है हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन और वर्टिकल डिफ्लेक्शन दोनों को सेम पॉइंट पे वो स्टार्ट करता है। लेकिन स्वीप सर्किट का काम क्या होता है, यहाँ पे ये दिखाता है कि जब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट 2 साइनोसॉइडल वोल्टेज से कनेक्ट होता है तब स्वीप सर्किट का इस्तेमाल करते हैं, और एम्पलीफायर सर्किट का इस्तेमाल कब करते हैं, जब सिग्नल को थोड़ा हम लोग को बढ़ा करके देखना होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 29 का ट्रिगरिंग सर्किट, जब सेम पॉइंट पे हम लोग को स्टार्ट करना हो तो। नेक्स्ट है, FM ट्रांसमीटर की तुलना में AM ट्रांसमीटर। तो FM ट्रांसमीटर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जहाँ हम लोग को लो पावर ट्रांसमिशन करना होता है, लेकिन AM ट्रांसमीटर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जहाँ पे हम लोगों को ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को
ट्रांसमिट करना होता है, तो FM की तुलना में AM क्या होगा, ज़्यादा कार्यक्षमता होगा AM का, जिसका आंसर हो जाएगा अधिक कार्यक्षम होता है। नेक्स्ट है 31, माइक्रो प्रोसेसर 8085 में एड्रेस बसें A15 पिन नंबर डैश पर होता है। तो 8085 क्या है, माइक्रो प्रोसेसर जो प्रोसेसिंग का काम करती है, ये भी एक 40 पिन IC है, जिसमें एड्रेस बस जो रहता है वो कहाँ से कहाँ तक रहता है, 21 नंबर पिन से लेकर 28 नंबर पिन तक, और A15 कहाँ रहता है, पिन नंबर 28 में। इसी में अगर डेटा पिन पूछ लेते तो क्या होता है, डेटा पिन 12 से 19 पिन नंबर तक रहता है। तो इसके 40 पिन्स जो है उसको आप अच्छे से याद कर लें, इससे एक नया क्वेश्चन तो ज़रूर पूछा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 31 का 28। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी मेमोरी अस्थायी होती है, तो ऑप्शन है रोम, रीड ओनली मेमोरी, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, A एंड B दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो वॉलेटाइल मेमोरी होती है, अस्थायी मेमोरी होती है, वो क्या होती है, रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है, CRO का इनपुट इम्पिडेंस होता है, तो CRO क्या होता है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, और इसका इनपुट इम्पिडेंस हमेशा ही हाई होता है और आउटपुट इम्पिडेंस कम होता है। तो इसका इनपुट इम्पिडेंस कितना होगा यहाँ पे, 1 मेगा ओम। तो 133 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1 मेगा ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सप्लाईज या संयोजक को किसी चालक से यांत्रिक विधि से जोड़ना कहलाता है। तो जब किसी सप्लाई को हम लोग चालक से जोड़ते हैं मैकेनिकल मेथड से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिम्पिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाए 34 का, क्रिम्पिंग। नेक्स्ट है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ट्रांसमीटर पावर की मात्रा के डैश का कारण होता है। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो है वो क्या करता है, बढ़ाता है पावर को, ट्रांसमीटर पावर को बढ़ाने के कारण होता है। तो 35 का आंसर हो जाएगा, बढ़ने के कारण होता है। नेक्स्ट है, उस भाग का नाम बताइए जो लाइनर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर में चलता है। तो ये क्या है, एलवीडीटी से क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम लोग को पता है एलवीडीटी क्या होता है, एक टाइप का ट्रांसड्यूसर है जो मेनली इसमें काम क्या करता है, कोर का काम होता है। तो जो ट्रांसफार्मर चलता है वो किसके कारण चलता है, कोर के कारण। तो 30 का आंसर हो जाएगा कोर। नेक्स्ट है, सॉफ्ट सोल्डर में लेड और टिन का कितना प्रतिशत होता है। तो जो सॉफ्ट सोल्डर होता है, इलेक्ट्रॉनिक सोल्डर भी बोलते हैं इसको, इसमें सॉफ्ट बनाने के लिए सोल्डर को हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, टीन का। तो टीन का जितना ज़्यादा क्वांटिटी होगा उतना ही ज़्यादा ये सॉफ्ट सोल्डर बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टीन और लेड से बनता है, जिसमें टीन का मात्रा अधिक होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा लेड 37% और टीन 63%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस सिस्टम में त्रुटि की संभावना अधिक होती है। तो ऑप्शन है PSK, FSK, ASK। तो ये सब जो ऑप्शन दिया हुआ आप देख रहे हैं, PSK, FSK, SK, ये सब क्या होता है, फेज शिफ्ट की, एम्पलीट्यूड शिफ्ट की और फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की। और इन तीनों का ही जो प्रयोग है, या तीनों का ही जो है, ये क्या है, एक प्रकार का डिजिटल मॉड्यूलेशन स्कीम है। तो मॉड्यूलेशन दो टाइप का होता है, एक एनालॉग मॉड्यूलेशन और एक डिजिटल मॉड्यूलेशन। तो डिजिटल मॉड्यूलेशन करने का जो प्रक्रिया होता है वो क्या क्या होता है, PSK होता है, ASK होता है और FSK होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा त्रुटि किस में होता है, FSK में रहता है, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की स्कीम में रहता है। तो 30 का आंसर हो जाएगा FSK। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, CRO पर प्राप्त किए जाने वाले लिसेजस पैटर्न का उपयोग निम्न के लिए निर्धारण किया जाता है। पहले हम जान लेते हैं कि लिसेजस पैटर्न होता क्या है। तो जब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट दो साइनोसॉइडल वोल्टेज से कनेक्ट होते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिसेजस पैटर्न कहते हैं। और इसका जो निर्धारण किया जाता है वो किसमें किया जाता है, फेज शिफ्ट एवं फ्रीक्वेंसी शिफ्ट स्कीम, जो मैंने ये बताया था FSK और PSK में इसका इस्तेमाल, निर्धारण जो है वो किया जाता है। तो 39 का आंसर हो जाएगा फेज शिफ्ट एवं फ्रीक्वेंसी शिफ्ट। नेक्स्ट पूछा गया क्वेश्चन नंबर 40, उस यंत्र का नाम है जिसका उपयोग अनेक SD कंट्रोल मटेरियल्स के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। तो जो SD कंट्रोल होता है उसके मूल्यांकन के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, वाइड रेंज रेसिस्टेंस मीटर का। इसमें बहुत सारा रेसिस्टेंस जो है कनेक्टेड होता है, इसका जो मूल्यांकन हम लोग करते हैं तो इसका इस्तेमाल क्या करेंगे, वाइड रेंज रेसिस्टेंस मीटर। इसमें जो रेंज होता है रेसिस्टेंस मेजर करने का वो काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी वाइड होता है। तो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन A, वाइड रेंज रेसिस्टेंस मीटर। तो ये था कंप्लीट सॉल्यूशन 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। ये मॉडल सेट 1 था, पार्ट 1 था, अभी पार्ट B भी कुछ दिन में ही अपलोड कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार के और भी मॉडल सेट के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आप इस चैनल ITI इन्फोटेक को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि समय समय पे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और जानकारी प्राप्त करते रहें।